हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ 12th OCM ब्रह्मास्त्र रिवीजन बैच लेके जुड़ चुका हूं। दोस्तों मुझे पता है इस वीडियो का, इस सीरीज का बहुत बच्चे वेट कर रहे थे और क्यों ना करे सर, क्योंकि अब नौबत ही ऐसे आ गई है, पेपर तो होने वाले और कहीं ना कहीं आपका वो थियरी सब्जेक्ट में पढ़ने के बाद कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है। मेरे वीडियोस देखने के बाद सारे आपका OCM का तो बहुत लेवल तक टेंशन खत्म हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, मेरी है ना कि मैं आपको जुबान देता हूं और मेरी ये गारंटी है मालिक। अब बात है सर कि कैसे कि सब स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रहेगा, सब बताऊंगा। जैसे आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है अपना सब्जेक्ट 8 चैप्टर्स है। OCM को एक दिन की छुट्टी मिली हुई है। तो सर पहले तो ये बता दूं कि आप अगर मुझसे जुड़ चुके हो ऑनलाइन फॉर्म में तो शांति से एक जगह पे बैठ के वीडियो देखिए। दोस्त के साथ घूम रहा हो, कहीं तो ऐसे गाड़ी पे जा रहा हो, सुन लिया, बाद में रिवीजन के वक्त देखो, लेकिन इफ पॉसिबल एक जगह पे बैठ के टेक्स्ट बुक निकाल के पढ़ो, आपको फायदा जरूर होगा। सर आज 20 फरवरी है, 28 तक OCM का टेंशन खत्म, जवाबदारी मेरे पास। दूसरी बात सर, जो टेंशन आपको आ रहा है ना, बहुत बच्चों को पूछा मैंने एक सवाल कि यार ठीक है ना, एग्जाम तो है, क्यों इतना टेंशन दे रहे हो, आराम से पढ़ो, हो जाएंगे पेपर, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भी आए तो ठीक है, जिंदगी बहुत बड़ी है, एग्जाम लास्ट एग्जाम थोड़ी ना, और भी आएंगे। बच्चे कहते सर प्रॉब्लम हमको तो नहीं है, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि एग्जाम ये तरह आती है, जात रहती है ना, दिक्कत है नहीं ना सर। प्रॉब्लम तो ये कि लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स जो एक दिन तो जरूर हमको याद करते रिजल्ट के दिन, और जब वो पूछेंगे तो क्या आंसर करेंगे सर। तो एक अच्छा सा कोट मैंने सुना था, शायरी बोलो कुछ भी बोलो आप, कि एक बात याद रखना दोस्तों, कुछ रीत जगत की ऐसी है ना, कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर एक सुबह की शाम हुई। ध्यान से सुनना, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है और तेरा नाम है क्या, यहां तो माता सीता भी बदनाम हुई। तू कौन है और तेरा नाम है क्या, यहां तो माता सीता भी बदनाम हुई। तो क्यों संसार के तानों से भीग रहे हैं तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो छोड़ दो उन्हें, हम हमारी पढ़ाई पे फोकस करते। अगले 20 दिन इतना शिद्दत से पढ़ते कि सर टेंशन ही ना रहे, हम हमारा बेस्ट और चीजों को खत्म कर दे। अब सर आओ मुद्दे पे, बहुत इधर उधर की बात कर लिया। ब्रह्मास्त्र बैच का क्या है दोस्तों, आज मैं चैप्टर नंबर 5 आपके सामने लेके आने वाला था, बट जब मैंने मेरा प्लेलिस्ट देखा और मैंने सोचा कि भाई कितना इफेक्टिव मैं बच्चों तक पहुंच पाता हूं, तो आपका जो क्वेश्चन बैंक है, बहुत सारे बच्चों का सवाल है सर क्वेश्चन बैंक मधनं आम्हाला प्रश्न विचारले जातील का, तो आंसर इज यस, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जाने की शक्यता 99% है। और क्योंकि वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे के ही मेजॉरिटी क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को जरूर फॉलो कीजिएगा। उसका भी सॉल्यूशन वीडियोस बना के आपको देखो डिस्क्रिप्शन में देख लेना बेटा, वही चीज मैं उस पर डिस्कस करूं, उससे आप ब्रह्मास्त्र बोलो, वो ब्रह्मास्त्र बैच ही है, ये ब्रह्मास्त्र रिवीजन बैच है। तो चैप्टर नंबर 1 में आज आपके 12 मार्क्स कराने वाला हूं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर झालेला है, थोड़ा लेक्चर देख लेना, आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको, लेकिन ये 12 मार्क्स आपके आज 20 तारीख को डन हो जाएंगे मालिक। आपका जो कॉन्फिडेंस OCM में कम हो चुका है, जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाए थे, जिन बच्चों ने क्लास लगाए थे, और मुझे पता है कि आपको भी पता है कि जो कुछ क्लासेस ऐसे हैं कि उनको अपने 10-12 बच्चे मिल गए हैं जो होशियार है और जिन पे वो फोकस करेंगे, और मतलब है ना कि एक लेवल पे लेके आके मार्केटिंग करके फिर आगे का एडमिशन करेंगे। बाकी जनता का क्या, AKCA है सब बच्चों के लिए, जो होशियार है उनके लिए भी, जो एवरेज है उनके लिए भी, जो बेचारों ने पढ़ा नहीं लेकिन होशियार थे, अब उनके लिए भी AKCA खड़ा है, और डेफिनेटली सारी बातें आपके लिए की जाएगी। दोस्तों इस बात को समझिए कि ये 12 मार्क्स अगर आपके आज मेरे साथ हो जाते हैं, एक चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 का सेम रिवीजन वीडियो ब्रह्मास्त्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो 3 चैप्टर का टेंशन मैं आपको कम करके दे रहा हूं, और ये इनिशियल बातें करना जरूरी है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, नहीं तो डायरेक्टली मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा, आपको समझेगा ही नहीं, तो टेंशन रिड्यूस कैसे होगा। ये तो पता होना चाहिए कि सर कैसे हम बढ़ने वाले आगे, और OCM में ही सबसे ज्यादा टेंशन है। आज का मेरे साथ का टारगेट आपका चैप्टर 1 होना चाहिए। 35 मिनट्स में मैंने चैप्टर नंबर 5 कवर किया है, वो भी देख लेना एक बार, राइट। आई होप तुमको समझ रहा है दोस्तों, सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दो, लाइक्स कमेंट्स करना ये आपकी मर्जी मालिक, ठीक है। चलो तो यहां पे ध्यान दो सर, चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही इजी चैप्टर है, 12 में से 12 मार्क्स आपको लेके आने हैं। यहां पे जो बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, होशियार से होशियार बच्चा भी करता है, बाबू सोना तुमको बता दूं कि ये गलतियां तुम भी करोगे, तो कृपया ऐसे बोलते ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे कि सर हमसे नहीं होगा। बताऊंगा क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम आते हैं सर
कि इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 ही सवाल है, तो सॉर्टेड है, जल्दी खत्म हो जाएगा। पहला एक तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसका मेमोरी टेक्निक भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये टारगेट पब्लिकेशन के नोट्स है सर, राइट। एक ही आप बाकी सारे क्लासेस वाले सब कवर पेज चेंज करते हैं, बाकी नोट्स एक ही पब्लिकेशन का है, मिल जाएगा आपको। स्मार्ट कोड भी यहां पे दिया हुआ है, यस और नो। अब सर यहां पे आप लोगों को मैं स्मार्ट कोड के साथ कुछ चीजें एकदम सही तरीके से करा दूंगा कि चैप्टर 1 आप एग्जाम के एक दिन पहले देखो तो भी खत्म हो जाएगा। यहां से वीडियो देखना चालू कर देना अगर आप सेकंड टाइम देख रहे हो तो सर स्मार्ट कोड भी बताऊंगा, लर्निंग भी करवा के दूंगा। सिर्फ पेशेंस रखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्फिडेंस तुम्हारा वो मेरे भरोसे छोड़ दो, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते वो भी बता दूंगा। तो सर यहां पे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये 3 क्वेश्चन है, बाकी सब तो रिड्यूस है, लेकिन 12 मार्क्स जरूर पूछे जाएंगे, वो रिड्यूस नहीं है सर। तो बिना समय गवाए आ जाते हैं सर मीनिंग एंड डेफिनेशन पे। आपको डेफिनेशन अच्छे से समझना है, लर्न करना है। सर डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल्स इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल truth or proposition that serve as a what foundation for a system or belief or behavior or for what chain or reasoning। सर एक ऐसी सिस्टम जो प्रिंसिपल्स हम कहते हैं कि कुछ तो एक स्टैंडर्ड मैंने पॉलिसी बना के दी कि इस हिसाब से अगर आप ऐसे कुछ करते हो तो आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेगा, यस और नो। तो प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रुथ और क्या सर, प्रोपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन, एक फाउंडेशन की तरह काम सर्व कर रहा है सर फॉर द सिस्टम और बिलीफ और बिहेवियर और फॉर चेन और रीजनिंग। कुछ भी बोलो, एक बार पढ़ने का सर लर्न नहीं हुआ इट्स ओके, लेकिन डेफिनेशन पढ़ा था सर, अब छोड़ दो। यहां पे मीनिंग पे आओ, मीनिंग में 1-2 बात आपको याद रह सकती है। व्हाट इज सर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग को अगर देखें तो दिस इज टेक्निक्स और सिस्टम विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड एप्लीकेबल। मतलब जो भारत में है, ये अंडरलाइन कर देना बेटा, इतना याद रहेगा तो भी चलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको पूछा गया एक्सप्लेन या व्हाट आर द नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग में एक लाइन जरूर लिख के आना। ये लिखने की तरीका बता रहा हूं, सीधा बच्चे प्रिंसिपल्स पे जाएंगे, वो तो आएंगे ही, मैं आपको लर्न करवा के दूंगा, बट सर और मैडम ये लिखने का तरीका होता है। अगर आपका डेफिनेशन लर्न हो गया ना तो मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर लिखिएगा। 1 मिनट जाएगा, 3.5 घंटे आपको मिलने वाले इस अटेम्प्ट में, तो प्लीज इतना तो लिखता आएगा ना कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डैश डैश इन नेचर, यूनिवर्सल इन नेचर। जो भारत में एप्लीकेबल है वही दुनिया के कोई भी कोने में चले जाना, सेम एप्लीकेबिलिटी रहेगी मालिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, और हर जगह पे एक्सेप्टेड है। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर 3 में से 1 सवाल खत्म होना चाहिए, आपका पूरा फोकस यहीं पे होगा और यही होना चाहिए सर। 7 बातें मैं पढ़ाऊंगा, देखते हैं मेमोरी टेक्निक के हिसाब से होता है कि नहीं। अगले सिर्फ 3 मिनट 180 सेकंड मेरे को दे देना। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डन। क्या है सर? पहला कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर व्हाट, यूनिवर्सल इन नेचर, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जनरल गाइडलाइन है सर, राइट कि मतलब आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखे, उससे चेंज बदलाव कर सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, कि सर जब मैंने कुछ चीजें की तो करते वक्त मुझे समझा कि ये ऐसे नहीं, वो उस तरीके से करनी चाहिए, तो ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का जो नतीजा था उससे मैंने कुछ प्रिंसिपल्स फॉर्म किए। तो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय व्हाट, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट सर। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी है, बिहेवियरल इन नेचर है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, एंड ऑल प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये 7 पॉइंट तो हो गए। अब रिवीजन है तो ऐसे ही बता सकते, बट एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या सर? आपको याद आ रहा है? यस सर, कुछ बच्चों को याद आ रहा है, कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर नहीं बता पाओगे। देखो, अगर पॉइंट टू पॉइंट रीड करना है बेटा वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। ये रहा कॉज एंड इफेक्ट, मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो पीछे पढ़ना आपको दिखेगा। सर क्या होता है कि अगर मेरा सेल अचानक से बढ़ गया है ना, इफेक्ट दिख रहा है कि मेरा सेल बढ़ गया, पहले 10,000 करोड़ का टर्नओवर था, अब 20,000 करोड़ हो गया। क्यों ऐसे हुआ? इफेक्ट तो हुआ, लेकिन क्यों सर? इसके कॉज क्या है? क्योंकि मैंने एडवर्टीजमेंट बहुत तगड़ी की थी। सो सी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। देखो कैसे लिखा है, बहुत बच्चों को ओसीएम में लिखने को दिक्कत आती है। बेटा लर्न नहीं होता ना तुमसे, पहला चैप्टर शांति से ना अच्छे से करो, क्योंकि 12 मार्क्स आप चेकर को, एग्जामिनर को यह मत दिखाओ कि आपने पूरा ओसीएम ऊपर ऊपर से पढ़ा है। कुछ चैप्टर्स आपको इतने परफेक्ट करने हैं
कि उन चैप्टर में से जो ऊपर ऊपर से पढ़े ना, उधर भी आपको मार्क्स अच्छे बनी जाएगी, क्योंकि चेकर का आप दिल जीत लोगे, समझ जाएगा बेसिक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए हुए हैं। क्या है सर? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड फॉर टेकिंग डिसीजन, दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। कि डिटरमाइन मतलब क्या सर? लैंग्वेज को समझो, लिखने वालों बच्चों ये हर एक के एंगल से बता रहा और हर किसी को समझेगा। दे डिटरमाइन द कॉजेस और क्या रीजंस फॉर व्हाट सर? कि इफेक्ट, जो इफेक्ट हुआ कि क्यों हुआ सर? फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प इन इंक्रीजिंग व्हाट सर? आउटपुट। और सर मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्रीज व्हाट? सेल ऑफ प्रोडक्ट। खत्म हो गया सर। इतना एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपको देना था कि लोग अच्छा काम करने लगे, आपके फैक्ट्री में आउटपुट एकदम भारी आने लगा। क्यों सर? क्योंकि लोगों ने, वर्कर ने अच्छा काम किया। काम अच्छा क्यों किया? क्योंकि उनको इंसेंटिव्स अच्छे मिले, पहला पॉइंट। दूसरा कि आपके इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से सेल बढ़ा। तो आपने क्या देखा सर? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन, दे डिटरमाइन द कॉजेस एंड रीजन फॉर व्हाट सर? पर्टिकुलर इफेक्ट। और एग्जांपल दे दो कि आपने अच्छा वेजेस दिया तो लोगों ने अच्छा आउटपुट दिया, वर्कर ने। आपने इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट किया तो आपका सेल बढ़ गया। खत्म सर। ये क्वेश्चन गारंटीड आएगा मालिक, क्योंकि इसके साथ वाला जो क्वेश्चन हमेशा चलता था, ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूं कि सर सिग्निफिकेंस वाला क्वेश्चन जो रिड्यूस हो चुका है, अल्टरनेटिव हर एग्जाम में पूछा था, या तो सिग्निफिकेंस या तो नेचर, लेकिन इस बार सिग्निफिकेंस से हट गया तो नेचर आएगा ही आएगा। बोलो यस सर नो? यस सर। तो सर इसका मेमोरी टेक्निक क्या है? 3 मिनट बोले थे। मेमोरी टेक्निक है सर पबजी एफसी है। पबजी एफसी मतलब क्या? पीस है। प्रिंसिपल्स आर व्हाट? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। आप ऐसे ही बोल सकते हो, ऑल प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय व्हाट? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। लिख लो बेटा, कोई घाई नहीं है। एक दिन में एक चैप्टर, 8 दिन में 8 चैप्टर, सिंपल कैलकुलेशन है, खत्म। फिर 1 मार्च से आपके थियरी सब्जेक्ट जो भी लैंग्वेजेस चालू कर देना। बहुत ज्यादा घाई होगी तो सर अब क्या कर सकते हैं? लेक्चर को शांति से सुनिए। सर पेशेंस नहीं है, मार्क्स चाहिए, ऐसे नहीं होगा ना, थोड़ा पेशेंस रखिए। सर लर्न करवाना मेरी जिम्मेदारी है, जितना हो सके मालिक 100% मेरे लेक्चर में ही करवा के दूंगा। बताओ, पबजी एफ से याद आना चाहिए। पबजी तो सबको याद आ जाएगा। P फॉर व्हाट? प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो P से एक तो प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस तो याद आना ही चाहिए। U से क्या? प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल या यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सर देखो यहां पे अंदर क्या लिखना है? ऑल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड व्हाट? नेचर एंड ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इतना लिखा तो भी चलेगा। पबजी, पी से क्या था? प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से बना है सर, है ना। दूसरा यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। बी से क्या था? बिहेवियरल इन नेचर। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एट एम अचीविंग सर्टन गोल थ्रू ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग्स। अंडरलाइन करना कि सर ह्यूमन बिहेवियरल नेचर में क्या लिखे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट मतलब क्या? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल बाय द पीपल। लोगों से काम करवाना है। ग्रुप ऑफ पीपल आपके साथ रहेंगे तो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, इस तरह से आप प्रिंसिपल बनाओगे। और दिस प्रिंसिपल कंट्रोल ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, दैट्स व्हाई इट इज बिहेवियरल इन नेचर। समझो बेटा। और 12 मार्क्स, पहला चैप्टर 3 क्वेश्चन खत्म। 12 में से 12 मार्क्स लेके आओ, या 6वें चैप्टर पे जाओ जो इतना बड़ा चैप्टर है, आप 4थे चैप्टर पे जाओ जो इतना बड़ा चैप्टर है, और आप तीसरे चैप्टर पे भी जाओ। 5 मार्क्स के लिए इतने पॉइंट पढ़ने हैं। 5 मार्क्स के लिए तीसरा चैप्टर इतना बड़ा हो जाता है सर। या आप 5th चैप्टर पे देख लो, पहला चैप्टर बोनस है बेटा। जितना सिंसियरली, जितना अच्छे से करोगे उतना फायदा आपका है। और लिखो क्वेश्चन, मार्क्स मिलेंगे आपको। और अच्छे से करो ना, थोड़ी मेहनत पहले चैप्टर पे दो, मेरे साथ करो। मेरा लेक्चर देखने के बाद सेल्फ स्टडी फॉर्म में पढ़ लेना। खत्म। पबजी वंस अगेन। पी से क्या था सर? प्रैक्टिकल एंड व्हाट? एक्सपेरिमेंटल। यू से यूनिवर्सल इन नेचर। बी से बिहेवियरल इन नेचर। सर जी से क्या था? जनरल गाइडलाइन। सर जनरल गाइडलाइन में हम क्या लिख दे सर? मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन इन हैंडलिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम, दे आर नॉट रिजिड। अंडरलाइन करना। रिजिड ना होना मतलब क्या सर? वो फ्लेक्सिबल है, ऐसे उन्होंने कहा हुआ है कि तुम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। दैट इज जनरल गाइडलाइन। इधर भी फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट आया। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर लैंग्वेज रिपीटेड है मालिक, टेक्स्ट बुक का भी सेम है। समझ रहा है क्या बेटा तुमको? पबजी खत्म हो गया सर। पी से क्या था? प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस वाला। यू से क्या था? यूनिवर्सल नेचर। बी से क्या था? बिहेवियरल नेचर। जी से क्या था? जनरल गाइडलाइन। खत्म। कैसे लर्न नहीं होता है थियरी सर? कुछ मिनटों में मेरे साथ हो रहा है। तो सर आपका पढ़ाई होगा। इकोनॉमिक्स का टेंशन नहीं, 7 से 8 दिन छुट्टियां है, तो प्लीज अपने आप पे भरोसा रखो, हम कर लेंगे मालिक। लाइव आना सर वो देखूंगा मैं, लेकिन मेरे जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे, शिद्दत से डिसिप्लिन दिखाओ, सारे लेक्चर करो।
प्लेलिस्ट देख लो एक बार, टेलीग्राम है, एप्लीकेशन है, सब पे आ जाओ, इंस्टा पे लाइव होगा, वहां पे जुड़ जाओ, सब चीजें करेंगे। चलो सर, एफ से क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी है, सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैंने बता दिया, और ए से और प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट सर, खत्म हो गया सर। एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैंने बता दिया सर। यहां से पढ़ लेना कि वर्कर को अच्छा पेमेंट दिया तो अच्छा काम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट अच्छा की तो सेल्स अच्छा हो रहा है, एंड सो ऑन। समझ में आया? और सर मेमोरी टेक्निक का स्क्रीनशॉट निकाल लो, या जब आपको पूछे प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आ ही सकता है, आएगा ही पेपर में, पबजी एफसीए, बोलो क्या था, एफसीए से बोलो, एफ फॉर फ्लेक्सिबल, सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ए से ऑल प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, पबजी से क्या था, सारे प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यू से यूनिवर्सल इन नेचर, बी से बिहेवियरल इन नेचर, और जी से क्या था, जनरल गाइडलाइन। एवरीबॉडी यस और नो, समझा क्या? यस सर। थोड़ा वक्त दो, थियरी है मालिक, टाइम लगता है लेकिन होगा जरूर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। सर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, सिग्निफिकेंस तो है नहीं, और आपके जिंदगी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाता है, दैट इज हेनरी फ्योल जी का। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। आपको 5 मार्क्स के लिए एक सवाल आता है, सवाल यह होता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और बच्चा पूछता है, अरे सर ते प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मध्ये हेनरी फ्योलचे प्रिंसिपल लिहायचे होते की एफडब्ल्यू टेलरचे? अरे मेरे भाई, अगर उनको एफडब्ल्यू टेलर के ही प्रिंसिपल चाहिए होते तो वो पूछते ना कि एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और सुनो, जब ये से सवाल होता है 5 मार्क्स के लिए कि एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बच्चा लिख के आता है हेनरी फ्योल। जय माता दी। बोले सर पेपर एकदम भारी गया। बोले क्या लिखा? बोले सर डिवीजन ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन। बोला ढोकले भाई, साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल, एफडब्ल्यू टेलर। फिर बच्चा रोता है, बोले सर क्या सा, यही तो एक चैप्टर था जिसमें मार्क्स आ रहे। गलतियां मत करना बेटा, क्वेश्चन आता है और तुम बोलोगे सर ऐसे थोड़े हमारी गलती होगी, ऐसे बोलते हैं, एग्जाम में बराबर करके आते हैं। तो क्या बोला मैंने, गलतियां करके आते, ऐसे बोल रहा हूं। सर क्या कहा, अगर आपको पूछा ना एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो अपना यही रहेगा हेनरी फ्योल जी। लेकिन अगर आपको पूछा एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आंसर दूसरा रहेगा। क्या इतना क्लियर है? पूरा लेक्चर देखना, चीजों को समझना, सब चीज सही ढंग से होगी सर। फटाफट जाते, ज्यादा वक्त नहीं गवाते। पहले चैप्टर पे बहुत ही सिंपल था, मैं कुछ आपको नोट्स बताऊंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। सर क्या था, पहले तो हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ी बहुत उनके बारे में बात कर लो कि फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। 1 मार्क्स का सवाल आएगा सर। हेनरी फ्योल इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन हो गए? एफडब्ल्यू टेलर। सर ये आपको दिख रहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? 14। सवाल आता है कि सर 14 के 14 लिखने है क्या? तो मेरा जवाब होता है बेटा 5 मार्क्स के लिए 14 के 14 लिखेंगे तो उतना ही लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी राइटिंग स्पीड की लग चुकी है। आधा 1 घंटा हुआ, अपन ने सारे प्रिंसिपल लिखे 5 मार्क्स के लिए, नहीं चलेगा ना बेटा, थोड़ा समझो। 7 पॉइंट एक्सप्लेन किया, इनफ है। तुम्हारा स्पीड बहुत भारी है, कैसे करना है मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था। मैंने कहा था कि बेटा एक चीज याद रखने का, क्या याद रखने का मालिक? उसमें आप लोगों को हेडर सब लिख लो अगर लर्न है तो, 14 के 14 हेडिंग लिख दो, और जब बात आएगी एक्सप्लेनेशन की तो 7-8 एक्सप्लेन कर देना। क्या हुआ इसका नतीजा कि चेकर ने देखा कि भाई ने 14 हेडिंग लिखे, इसका मतलब भाई को सब आ रहा है, लेकिन अपने को पता कि हमको कितना आ रहा है। हमको तो 7-8 प्रिंसिपल आ रहे थे और जो आ रहे थे वही एक्सप्लेन करने का, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं बेटा। बताता हूं मैं आपको। सर क्या कहा, वापस एक बार बताना। नॉर्मल अगर आपको प्रिंसिपल आया 5 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए तो 6 से 7 से 8 इनफ है। 14 प्रिंसिपल अगर आपने हेडर्स लर्न किए हैं तो ट्राई करना कि हेडिंग्स पूरे लिख के आओ। समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बोला? यस सर, बताता हूं मैं अभी आपको। कुछ प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे सर, ठीक है? ओके, इसका मेमोरी टेक्निक है स्मार्ट कोड, जो मैंने भी मेरे रिवीजन लेक्चर में दिया था। ये नोट्स टारगेट के नोट्स में भी दिया हुआ है। अगेन कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आमचे क्लास से नोट्स है, बेटा सिर्फ कवर पेज चेंज है, ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान देना। एवरीबॉडी नाउ पे अटेंशन। सर क्या है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ, क्या सर क्या है क्वेश्चन? हेनरी फ्योल 5 मार्क्स के लिए सर सब लिखे क्या? अरे सब लिखो, कितना लिखो, लेकिन 7 पॉइंट टू डैड क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और प्रिंसिपल ऑफ क्या था सर? यहां पे देख लो, डैड से। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, 3 हो गए डैड से। डैड, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल तो कॉमन है, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिसिप्लिन। 3 प्रिंसिपल लर्न बेटा। बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस सर। सर उसके बाद
क्या था जरा बताओगे? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब्रोगेशन ऑफ इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, ऑर्डर्स, कैलर चेन, इक्विटी, सब चीजें। अब ना मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 मिनट का वेट करो, कुछ पॉइंट पे मैं आपको लेके आता हूं। डिसिप्लिन हो गया, इनिशिएटिव हो गया, आई से, एस से सब्रोगेशन, डैड इज था ना, आई से इनिशिएटिव था, एस से सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट था। ठीक है, ये तो ठीक है सर। इसका एक छोटी सी मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। कितना भी आपने लिखा, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं याद रहती, मेरे को पता है। सी, आपको लेके आता हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, या पे अटेंशन राजा, ठीक है, ध्यान दो। अभी आप टेंशन मत लो रे, इतना मेरे साथ पढ़ के तुम्हारा आधे एक घंटे में एक चैप्टर एकदम आराम से हम कर रहे हैं, किस बात का टेंशन है? होगा, सब होगा, सिर्फ तुम शांति से करना। ये रहे सर प्रिंसिपल। देखो, पहला था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्या लिखोगे? वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड असाइन टू डिफरेंट एम्प्लॉय डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, स्किल एंड कैपेबिलिटी। 1-2 पॉइंट अपने बढ़ा देना, खत्म हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, कि इंप्लॉय को उनके क्वालिटी, उनके स्किल के हिसाब से काम अलॉट करना। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर शुड बी गिवन कंप्लीट अथॉरिटी टू टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू कंप्लीट व्हाट टास्क। कि किसी बंदे को हमने अगर कुछ काम दिया है तो उसको पूरा अथॉरिटी दो। मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने क्लास में मॉनिटर को खड़ा किया है, उसको कहा है कि क्लास शांत रखने का, तो अथॉरिटी दो कि वो किसी भी बंदे को बिंदास घोड़े लगा पाए, या फिर उसका नाम लिख दे वहां पे, है ना। मतलब उसको पूरा अथॉरिटी देने का, फिर उसको फिर बोलने का नहीं कि इसको मत बोल, उसको मत बोल, पूरा अथॉरिटी दो। एंड Also, he should be responsible for success or failure of the task। लेकिन ये भी चार्ज दो, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी चिपका के देने की। ये हमेशा साइड बाय साइड आते हैं। ऐसे आपको मैंने रेगुलर लेक्चर में बताया था कि हमेशा अथॉरिटी के साथ क्या चलता है बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी चलता है। ठीक है, कि अच्छा हुआ तो तुझे रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो तुझे पनिशमेंट भी मिलेंगी, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना है। तो इतना सिर्फ याद रखना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते वक्त। फिर क्या है सर? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्या है? प्रॉपर डिसिप्लिन हैज बी मेंटेन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक लाइन में खत्म हो गया। इधर मैंने आर्मी वालों का एग्जांपल दिया था, है ना, अपने जो सोल्जर्स, अपने जवान है, जिनकी वजह से हम आराम से रह पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो वो डिसिप्लिन अगर रहा ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई भी चीज कभी भी गलत नहीं होती। ठीक है। इनिशिएटिव सर, मैनेजर टू इनकरेज एम्प्लॉय टू व्हाट इनिशिएट एंड टू कम अप विद न्यू आइडियाज। कि अगर कोई नया आइडिया आए तो उनको इनकरेज करना, है ना, डिमोटिवेट मत करना। मैंने गब्बर वाला एग्जांपल दिया था मूवी का, जिसमें वो अपना सुनील ग्रोवर हवलदार का रोल करता है। वो आइडियाज लेके आता है, वो हवलदार बोलता है चल समोसा लेके आ, ग्रीन चटनी लेके आ, लाल चटनी लेके आ, सुनता ही नहीं था। लेकिन जब ये इनिशिएटिव वाले प्रिंसिपल को समझने वाला ऑफिसर आया, वो बोला कि अगर तेरे में कुछ दम है बता, और जैसे सुनील ग्रोवर की बात सुनी, बात कहां से कहां पहुंची। मुद्दा ये नहीं सर, ये कुछ बातें मैं आपको दूंगा। अब ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं सब बता देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। म्हणजे काय सर? कि बेटा होता यह है कि बहुत लोग एक बंदे के हिसाब से पूरे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ऐसा नहीं चाहिए। आपको पर्सनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट साइड में रखना पड़ेगा और ग्रुप इंटरेस्ट को लेके चलना पड़ेगा। देखो, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल इज टू बी गिवन लेसर इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अपने लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम प्रायोरिटी देना है, ग्रुप इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है उसे वैसे डिसीजन लेना है, उसको कहते हैं सब्रोगेशन ऑफ इंटरेस्ट। फिर सर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। खाने का ऑर्डर नहीं मालिक, क्या ऑर्डर है? मटेरियल एंड पीपल मस्ट बी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना। और बात है कि सही चीज सही जगह पे सही तरीके से रखी होनी चाहिए, तो जैसे हमको लगे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में। आपने बहुत सारे मूवीज में ऑपरेशन थिएटर का सीन देखा रहेगा। डॉक्टर कुछ ऑपरेशन करता है, पीछे उसके जो साथीदार होते हैं वो सारे वो औजार लेके खड़े होते हैं, इक्विपमेंट्स जो भी बोलो आप उसको, सर्जिकल इक्विपमेंट्स। इतने सही प्रॉपर तरीके से रखा होता है कि उनको पता है कि इस ऑपरेशन में एक इक्विपमेंट के बाद कौन सा इक्विपमेंट लगेगा। वो डॉक्टर देखता भी नहीं उधर, जिस अरेंजमेंट से रखा है वो देते जाता है, सिर्फ वो जो भी ऑपरेशन है वो करता है। दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि सही चीज सही जगह पे रखी हुई है। आई होप समझ रहा है, टेंशन नहीं लेने का सर। 14 प्रिंसिपल है, सब वो मेमोरी टेक्निक लो, यहां पे मैंने ऊपर दी थी, स्क्रीनशॉट खींचने का और बराबर करते रहने का उसको। डैड इज रेस्क्यू वाला एक चीज है, अब जोड़ लेना आप चीजों को, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। टेक्स्ट बुक में से पढ़ो, सबसे भारी दिया हुआ है यूनिटी ऑफ कमांड का। एक एम्प्लॉय ने एक ही सुपीरियर से क्या लेना चाहिए? ऑर्डर लेना चाहिए।
प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मैनेजर शुड इंश्योर दैट द एम्प्लॉय गेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन देयर जॉब। टेन्योर म्हणजे क्या, बहुत बच्चों को नहीं समझता। टेन्योर मतलब सर टाइम पीरियड, कि आपको मैंने जॉब पे रखा लेकिन मैं आपको कल निकाल दूंगा। अब बोलेंगे साला क्यों काम करने का इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चलो नुकसान कर दो इसका, नहीं। लेकिन आपको पता है कि सर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अगले 40 साल काम करने वाला हूं, मेरा घर, मेरे बच्चों की पढ़ाई और मेरे पूरा परिवार इस ऑर्गेनाइजेशन पे चलने वाला है, तो आप पूरी जान डाल के उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे। उनको टेन्योर, उनको वो रिलीफ दो कि तुमको बदला नहीं जाएगा, तुमको निकाला नहीं जाएगा अगर आप अच्छा काम करोगे तो। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। मतलब क्या, मैनेजर शुड इंश्योर दैट द एम्प्लॉय गेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन देयर जॉब, उसको निकाला नहीं जाएगा। रेम्यूनरेशन सर, एम्प्लॉय शुड बी रेम्यूनरेटेड फेयरली, अच्छा उनको पगार दीजिए, है ना, सैलरी दीजिए तो इधर उधर भागेंगे नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ऑल द एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली। कितना सिंपल है सर, ये 5-6 पॉइंट आप लिख ही सकते हो, टेन्योर वाला, रेम्यूनरेशन वाला, इक्विटी वाला। स्कैलर चेन क्या होता है सर, स्कैलर चेन वो सीक्वेंस आपने देखा होगा, गैंग प्लैंक करके वहां पे एक पॉइंट आता है, तो सर वो अच्छे से कीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्कैलर चेन मतलब पहले क्या होता था बताता हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन शुड डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज सुटेबल, राइट। आपका स्कैलर चेन मतलब ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा और सी डी को बताएगा। डी को अगर मतलब ए ने पूछा यस और नो, और किससे पूछना था, डी से, लेकिन कम्युनिकेशन क्या हुआ, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, और डी बोला यस, तो फिर वापस उल्टा जाएगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। गैंग प्लैंक, क्रॉस कम्युनिकेशन चलता है, बात खत्म। एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ना। सेंट्रलाइजेशन सर, इसमें अंदर का कंटेंट ऐसे कि अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव है। ये चीज याद रखना, टेक्स्ट बुक में आप सेंट्रलाइजेशन वाले पॉइंट पे जाके पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूं आपको समझेगा। इफ देयर इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देन डिसेंट्रलाइजेशन इज इफेक्टिव टूल, if there is a small organization centralization is best thing sir. Okay, unity of direction, group of people working to achieve common goal must be work under the one single person। तो आप एक पूरा ग्रुप एक पर्सन के अंदर काम करते हैं, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड में सिंगल पर्सन ने क्या करने का भाई, एक पर्सन को प्रॉपर मतलब सिंगल बॉस चाहिए वहां पे, राइट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प सर, अंडरलाइन करना क्या है, टीम वर्क। क्या होता है सर इसका आंसर, टीम वर्क, खत्म हो गया सर। मैनेजर क्रिएट स्पिरिट ऑफ टीम अमंग्स व्हाट एम्प्लॉय, ताकि आप सही ढंग से काम कर पाओ। सर यहां पे देखो 14 प्रिंसिपल है, मैं चाहता तो इतना ही ऊपर ऊपर से बता देता और लेक्चर जल्दी खत्म करता, बट मैं चाहता हूं कि 12 में से 12 मार्क्स मिले, इतने से और एक रीडिंग आपको टेक्स्ट बुक में करनी पड़ेंगे, बट भावनाएं पहुंच गई। सर क्या था, अगर आपको मैंने कहा स्पिरिट डी कॉर्प मतलब क्या, टीम वर्क दिख रहा है सर, ये नोट्स में लगता है तो अपने टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन अमोल कासा एकेसी पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन, आप देखो कि वहां पे आपको क्या लिखना है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत फैला हुआ बिजनेस है, डिसेंट्रलाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन। इसमें से कितने पॉइंट लिखने हैं, 6 to 7 इनफ, लेकिन हेडर्स सब याद रखो, ठीक है ना, डैड इज जो भी था। ओके, यहां पे रेस्क्यू वो वाला मेमोरी टेक्निक में टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, उतना देख लेना सिर्फ। टाइम नहीं मालिक, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आपका ये वाला चैप्टर खत्म करते हैं। FW टेलर, इसको क्या नाम है सर, साइंटिफिक प्रिंसिपल है बेटा, एकदम फटाक से खत्म कर दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट है, बच्चे पढ़ते नहीं है, अगर पेपर थोड़ा बहुत ट्रिकी निकला तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, पेशेंस बनाए रखिए मालिक। चैप्टर खत्म हो रहा है, पहला बात खत्म हो रही जिंदगी में, थोड़ा एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन पे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या आ सकता है। पहले तो FW टेलर अमेरिकन मैकेनिस्ट है, मिडवेल स्टील वर्क समथिंग कुछ, तो वहां पे वो काम वाम करते थे। एनीवेज इतना ध्यान नहीं देना है, उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता था। क्या इतना समझा क्या तुमको? चलो मेरे को बताओ, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? बोलो बोलो एवरीबॉडी। हेनरी फ्योल्जी को। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर को। यस और नो? यस सर। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो और भी ठीक, टेंशन नहीं लेने का, वन टाइम पढ़ने का। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट, दैट इज मैनेजमेंट को क्या लग रहा है, मेंट टू डू एग्जैक्टली, कि लोगों ने क्या करना चाहिए, है ना, किस तरीके से करना चाहिए, एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। और आप ये देखो कि उनको एक तरीका बता दो, जैसे कि सर रोहित शर्मा, उनको मैंने कहा कि लेफ्ट बैटिंग करने का, लेफ्ट हैंड से वो करेंगे, लेकिन वो जो उनका फोर्स आता है ना राइट हैंड बैटिंग करने के बाद, वो नहीं निकल पाएगा। विराट कोहली राइट हैंड बैट्समैन है,
तो उनको मैं लेफ्टी बैटिंग करने को नहीं कहूंगा, कहा तो साइंटिफिकली गलत हो जाएगा ना सर, वो उनका जो स्टांस है वो नहीं ले पाएंगे। बुमराह अगर राइट हैंड से बॉलिंग करता है, नहीं लेफ्ट हैंड से कर, साइंटिफिकली गलत है। तो आपको सही तरीके से सही चीज जो फैक्ट है उस पर बात करने का सर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एकदम सिंपल है, सिर्फ 6 पॉइंट है बेटा, ध्यान देना। 3-4 याद रह गए तो ही बहुत बड़ी बात है। दिस इज साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। जो भी बोलने का प्रूफ के साथ बात करने का, रूल ऑफ थंब नहीं कि हजारों सालों से चलते आ रहा है तो हम ऐसे ही कर देंगे, नहीं नहीं, दिस इज साइंस एंड व्हाट, नॉट रूल ऑफ थंब। ये पहला पॉइंट है। एक मिनट, बाकी के पॉइंट्स भी आ रहे हैं। हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड्स, कि आपने पीस मेंटेन करना है। मेंटल रिवोल्यूशन, इसमें था कि थिंकिंग चेंज करो, एटीट्यूड चेंज करो, जो अभी तुम्हारे साथ चल रहा है। दोस्तों पेपर में फेल नहीं होते बच्चे, बच्चे पेपर में जाने से दिमाग में यही पे फेल हो जाते हैं। उनको लगता है आम्हाला काय आठवणार नहीं आता। सोच के जाओ, कुछ भी हो लिख के आएंगे, फाड़ के आएंगे सर। मेंटल रिवोल्यूशन सर, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, पॉइंट बहुत सिंपल भी है रादर, आपको सिर्फ थोड़ा समझना है। मैं आपको बताता हूं, जस्ट मिनट, स्क्रीन सही तरीके से वर्क कर रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है बट ठीक है। एनीवेज मैं जाऊंगा और आपको चीजें बताने की कोशिश करूंगा। मेंटल रिवोल्यूशन, क्योंकि यहां पे लिखते नहीं आता बच्चों को, तब तक आप फटाफट से हेनरी फ्योल जी के प्रिंसिपल 14 जो थे उस पर काम करो। चलो फटाफट 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 मेंटल रिवोल्यूशन पे मैं लेके आता हूं ना, और मुझे बताना है, टेंशन लो मत, और मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि जहां पे मेरे को पता है कि प्रॉब्लम हो सकता है वहां पे मैं बताऊंगा। ये रहा देखो मेंटल रिवोल्यूशन, जस्ट अ मिनट। हाँ, सी टेलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, डैश डैश इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, मेंटल रिवोल्यूशन, अंडरलाइन करना बेटा। FW टेलर ने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। आगे, दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर। दोनों के एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। मेंटल रिवोल्यूशन में सिर्फ एम्प्लॉय के एटीट्यूड चेंज होने की बात होती है, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। क्या सर, इसमें दोनों के एटीट्यूड चेंज करना है हमको, एम्प्लॉय एज वेल एज मैनेजमेंट, ईच अदर, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, कुछ भी बोलो। Both should realize their equal importance in organization. They should give full cooperation for achieving goals of organization, and this will increase the productivity and profit. That's it मालिक, खत्म हो गया मेंटल रिवोल्यूशन। क्या था सर, कुछ भी नहीं। बच्चे बोलते खूब अवगढ़ है सर, ते ना वो FW टेलर क्या पता कि वो साइंटिफिक प्रिंसिपल लेके आया सर, एक क्वेश्चन बढ़ा दिया। बेटा सिंपल है। और मेंटल रिवोल्यूशन पे भाई मेंटल पागल वागल कुछ भी लिखते बच्चे। मेंटल रिवोल्यूशन मतलब क्या सर, चेंज इन व्हाट, योर एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों ने कोऑपरेट करो आगे बढ़ने का, दैट्स द पॉइंट, खत्म सर। कोऑपरेशन और देखो, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि आपको क्या करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। इंडिविजुअल खुद की मतलब कि मैं अकेला आगे बढ़ूंगा ऐसे नहीं करना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाओ। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इजी पॉइंट है, आपने ऑलरेडी कहां पे पढ़ा है, हेनरी फ्योल में, लिखते आ जाएगा सर, सिर्फ हेडर याद रखो। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल रिवोल्यूशन, और क्या है सर, आगे जाता हूं मैं। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय आया है और जो एम्प्लॉयर आया है, उनको इतने सही तरीके से ट्रेनिंग दो, उनको इतना अच्छा डेवलप करो कि ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करे, उनका खुद का भी प्रॉस्पेरिटी बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रॉस्पेरिटी बढ़े। खत्म हो गया सर। इस पॉइंट पे अगर मैं आता हूं तो सर याद रहेंगे क्या पॉइंट, पहला साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी मतलब पीस रखना है सर, झगड़े वगड़े नहीं करना है, तीसरा मेंटल रिवोल्यूशन, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर टुवर्ड्स ईच अदर, चौथा cooperation and not individualism, division of responsibility or development of what, employer and employee, for what sir, for the greater efficiency and maximum what, आपका जो भी है prosperity. टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिड्यूस हो गया है सर। मैं वापस बताना चाहूंगा बेटा, मेरे को बताओ, मेरे साथ जो जुड़े हुए लास्ट तक, उनको डेफिनेटली ये लर्न ही हो जाना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला क्या था, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब, बोलो साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा हार्मनी एंड नॉट क्या, डिसऑर्डर। तीसरा डिस्कॉर्ड, तीसरा मेंटल रिवोल्यूशन। चौथा कोऑपरेशन एंड नॉट व्हाट, इंडिविजुअलिज्म, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बताऊं ये पॉइंट इजी लिखने को, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो सब्रोगेशन में पढ़ा हुआ है सर। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी कहीं पढ़ा है आपने। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर इफिशिएंसी, इजी वाला पॉइंट है। अब तीन क्या रह जाते हैं कि आपने साइंटिफिकली काम करना है, रूल ऑफ थंब के हिसाब से नहीं। दूसरा हार्मनी रखना है, तीसरा मेंटल रिवोल्यूशन। खत्म मालिक, दैट्स इन, डन एंड डस्टेड सर। ओके, अब मेरे को बताओ सर, इसके जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में,
क्या आ सकते सर, क्या 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है क्या? तो आंसर इज नो बेटा, 8 मार्क्स के लिए कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? सर है ना, चौथा क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए आने के लिए, आपको बताता हूं मैं, पे अटेंशन, थोड़ा टाइम दो। ये डिस्टिंग्विश स्विचिंग सब खत्म कर लेने का, इसमें के फाइंड ऑड वर्ड वन टाइम इधर से रीड करने का आपको, ठीक है। इस पे भी शायद से मैंने क्वेश्चन बनाए हुए केस स्टडी पे, तो इतने सिर्फ एक बार देखना, क्योंकि केस स्टडी पे जब आप समझते हो तो ही चीजें आपके ध्यान में आती है। और मेरे को वक्त मिला तो मैं केस स्टडी पे भी क्वेश्चन बना दूंगा अलग से। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, देख लो, टेक्निक्स रिड्यूस है तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्यूल, आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, आंसर इन ब्रीफ में गारंटीड। ओके, जस्टिफाई द फॉलोइंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, आ सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आ सकता है। इक्वली इंपॉर्टेंट, नेचर का है, नेचर में ना ऑल प्रिंसिपल ऑफ इक्वली इंपॉर्टेंट, तो रिड्यूस में से नहीं है। मैं ये बताने वाला हूं कि कौन सा रिड्यूस हो गया है, 5वां रिड्यूस हो गया है सर, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान इज नेसेसरी, कट कर दो, ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये 4 क्वेश्चन करके जाने हैं। अच्छा, टेलर इंफेसिस, ठीक है, टेलर का क्वेश्चन भी, ओके, ये भी कर दो, फोर्थ वाला भी कट कर दो। तो 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। उसके बाद सर अटेम्प्ट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन आ सकता है, मतलब रिड्यूस नहीं है, दूसरा भी रिड्यूस है, दूसरा रिड्यूस है, कट कर दो। तीसरा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अभी हमने किया, मतलब समझा। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ, ये भी आया, बस इधर तक करो बेटा, ये ऑलरेडी आपने कर लिया है पहले दो, तो 2-3 क्वेश्चन रिड्यूस है, इतने क्वेश्चन करने के 12 मार्क्स डन करने के। आई होप तुमको लेक्चर समझा होगा, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाओ, टेंशन लो मत, पहले दिन में आज का टारगेट रखो कि ये चैप्टर खत्म, 12 मार्क्स झोली में। फिर सर करेंगे ना, तीसरा ऑलरेडी मैंने कुछ पार्ट तीसरे का डाल दिया है, 5वां चैप्टर पूरा है, देख लो, आपके अटेम्प्ट को भी सेम एप्लीकेबल है, 7वां भी एप्लीकेबल है। तो 12 मार्क्स का 5वां चैप्टर, 10 से 12 मार्क्स, ये 12 मार्क्स, 24, 7वां 17 मार्क्स, तो 30-40 मार्क्स का तो भी आपके पास इस मैराथन में, ब्रह्मास्त्र मैराथन में। तो आई होप तुमको समझ रहा है, टेंशन बिल्कुल मतलब सब करेंगे, ठीक है, और कुछ नए नए तरीके से करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपको, मैं आपके लिए मैं लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।